हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। सॉरी आप लोगों को इतना वेट करना पड़ा। कुछ टीचर्स लोग आज कॉलेज में आए हैं तो इसलिए उनका कुछ अरेंजमेंट कर रहा था मैं ऑनलाइन लेक्चर्स के लिए। हेलो, सब लोग है कि चले गए? हाँ, हाय। हाँ, हेलो 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 हेलो। बस बस बस, दो चार लोगों ने बोल दिया, इनफ। थैंक यू। ओके, तो सब लोगों ने काफी सारा चैट कर लिया तब तक। नाइस। हाँ, माइक एनेबल कर रहा हूँ, एक सेकंड। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद आवर लेक्चर। लास्ट जो हमने किया था सीक्वेंस टोकन्स, हमारा टर्नरी ऑपरेटर है, वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। ओके, so we are studying operators. We have completed binary operator and logical operator also we had done yesterday. Relational also we had done. Bitwise we don't have to do bitwise operator. I will just remove this immediately now itself, ताकि confusion ही नहीं चाहिए। जब करना ही नहीं तो निकाल दो, ठीक है। चल, टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर दोनों का मतलब दोनों एक ही ऑपरेटर है, नाम खाली अलग अलग है, ठीक है। हाँ, माइक सबके लिए एनेबल कर दिया है मैंने। आप लोगों को रोल नंबर मिल गया ना अभी? आशु, अमन सिंह, अमन गुप्ता, सब लोग अपना अपना रोल नंबर सही से डालो। ग्रुप में डाला है लिस्ट। माइक एनेबल नहीं हो रहा है? ठीक है, रुको एक सेकंड। सर हो गया अभी। हुआ सर, हुआ। सीएस के अंदर 200 बच्चे हो गए। पीडीएफ में तो 172 ही बच। इतने सारे लोग हैं फिर भी 100 लोग भी नहीं आते जूम में। मेरा लेक्चर आई थिंक 100 लोग भी नहीं करते। तो भाई फिर सबका अटेंडेंस का क्या होगा? हाईएस्ट 101 गया है भाई लोग। अटेंडेंस का क्या होगा तो फिर? अटेंडेंस का कुछ नहीं होगा, जैसे चलता वैसे चलेगा। फिर हमको कंपलसरी एग्जाम नहीं है ना अटेंडेंस? अरे सर, हम लोग को अनम्यूट करके सर कहाँ चले गए? अरे कॉलेज में कौन अटेंडेंस लेता है रे? होता है क्या? उल्टा कॉलेज में 75% कंपलसरी होता है, इसमें 50 कर रखा है। ऐसा कुछ नहीं रहता, और 12th के लिए रहता है, 11th 11th के लिए कुछ नहीं रहता। और रहता है भाई, 75 रहता का है चाहिए रहता है। तो 75 भाई। केएस वालों की है नहीं नहीं, तो हम लोग को टीपी भी है। भाटिया के लेके नहीं नहीं, हमको भी भाई है। छोड़ना छोड़ना, टेंशन क्या ले?
सब पास है, सब पास है। कौन पढ़ रहा है इस बार? कोई नहीं। देखते हैं। कोई भी कितनी नहीं। पार्टियां के लिए कितना परसेंट अटेंडेंस? 75। 25 75 रहता है, गवर्नमेंट से इधर आता भी है। 75 है, 75 है। हर कॉलेज से 75 कंपल्सरी होता है। वो कौन है उसको लागू रखते हैं, वो उन पे है। अरे ये निर्मला ठाकुर में नहीं होता बे। हाँ तो वही है ना। अरे वैसा नहीं, मतलब वैसा गवर्नमेंट ने रूल निकाला है। भाटिया में प्रैक्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बंक कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड रहेंगे तो और भी अरे ये पास करने के लिए 75 दे देते हैं भाई। भाई रिकॉर्डिंग हो रहा है। लॉल। खत्म। अरे सर सुन सकते सर मीटिंग। जो जो ज्यादा पटेल बना था सबको निकाल दिया। और किसी को कुछ बोलना है? नो सर। ठीक है, वेरी गुड, चलो। सो हाँ, तो ये वाला ऑपरेटर हम डील करने वाले हैं। ये तुम्हारा इफ एल्स की तरह वर्क करता है। हमने कल इफ एल्स देखा था, सेम उसी हिसाब से कॉन्सेप्ट है। हम पहले थियरी पढ़ लेते हैं इसका। दिस ऑपरेटर इवेल्युएट्स अ बूलियन एक्सप्रेशन एंड असाइंस अ वैल्यू बेस्ड ऑन द रिजल्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारा बूलियन एक्सप्रेशन है। बूलियन एक्सप्रेशन यानी जिसमें ट्रू या फॉल्स आंसर आता है। ठीक है, बूलियन एक्सप्रेशन का मतलब होता है ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें आंसर तुम्हें ट्रू या फॉल्स दोनों में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, तो बूलियन एक्सप्रेशन के साथ इवेल्युएट करता है। बूलियन एक्सप्रेशन में कंफ्यूज नहीं होने का, ये टर्म थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सुनने में लग रहा है, मगर कहने का मतलब यही है कि जो रिलेशनल हम लोग रिलेशनशिप चेक करते हैं ना, उसी की बात करते हैं। ठीक है, सिंपल वर्ड, फाइन। तो चीजों को सिंपल रखो। बूलियन एक्सप्रेशन यानी ऐसा एक्सप्रेशन जिसके अंदर आंसर ट्रू और फॉल्स मिलता है। आंसर ट्रू और फॉल्स किससे मिलता है? जब हम लोग कोई भी रिलेशनशिप चेक करते हैं, जैसे लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। जब हम लोग ये सब रिलेशनशिप चेक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि आंसर ट्रू मिल रहा है या फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, सो इसी के बेसिस के ऊपर तुम्हारा ये पर्टिकुलर ऑपरेटर वर्क करता है। बेस्ड अपॉन द एक्सप्रेशन, बेस्ड अपॉन वेदर द एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स, इट विल इवेल्युएट आइदर ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। ओके, अब यहाँ पर कुछ कुछ जो एक्सप्रेशन है उसके ऊपर ध्यान दो। जो सिंबल्स यूज किया है, क्वेश्चन मार्क एंड कॉलन, दिस सिंबल इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन मार्क से पहले हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, यानी जो हमारा कंडीशन है वो लिखते हैं। क्वेश्चन मार्क के बाद हम ट्रू पार्ट लिखेंगे, फिर कॉलन के बाद हम लोग फॉल्स पार्ट लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। ये एक एग्जांपल है जो एग्जीक्यूट करते हैं, फिर इसको हम मॉडिफिकेशन करके अपने हिसाब से नया एग्जांपल बनाएंगे। ठीक है, सो इसको कॉपी किया हमने, एच ओके। अब पहले एग्जांपल को हम लोग पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं क्या लिखा है इसके अंदर। ओके, ये तीन वेरिएबल्स हमने क्रिएट किया, दो वेरिएबल्स, और फिर num1 के अंदर हमने 99 असाइन किया। ओके, सो यहाँ पर int num1 num2, these are the two variables that we have created. After that we have assigned the value 99 to variable num1. ओके, ये तुम्हारा कमेंट है। कमेंट दो तरीके से कर सकते हैं, डबल स्लैश से और ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, इस तरीके से भी कमेंट हम कर सकते हैं मल्टी लाइन के लिए। ओके, अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पर हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, और कंडीशनल ऑपरेटर यूज करके हमने एक्सप्रेशन को इवेल्युएट किया है। एक्सप्रेशन क्या है हमारा, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस होना चाहिए। द एक्सप्रेशन दैट वी आर इवेल्युएटिंग इज, ओके, we are checking whether num1 is exactly equal to 10 or not. Okay, if the value of num1 is 10, then based upon this, that this is true part. Okay, ये तुम्हारा true part है, then this 100 will be assigned to num2. Okay, and if this condition is false, then this false part, that is 200, will be assigned to num2. समझा कि नहीं समझा? नहीं सर। बहुत अच्छे, नहीं समझा सर। ये तुम्हारा कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशन के बेसिस पर क्वेश्चन मार्क के बाद तुमने लिखा है ट्रू पार्ट। ठीक है, ट्रू पार्ट में क्या लिखा है तुमने 100, और फॉल्स पार्ट में क्या लिखा है 200। पहले खाली इतना पार्ट समझ लो, इतना पार्ट समझ गया? 10 के लिए ठीक है, पहले नो नंबर सर। तो क्वेश्चन मार्क किस लिए? एक सेकेंड रुको, रुको, रिलैक्स। ठीक है, ये जो तुम्हारा बूलियन एक्सप्रेशन है, ये जो है ना, ये सिंटैक्स, ये सिंटैक्स हम लोग यूज कर रहे हैं यहाँ पर।
ओके, सिंटैक्स को ध्यान दो। एक कोई वेरिएबल है, ठीक है, यहाँ पर एक्सप्रेशन है, तो एक्सप्रेशन हमारा क्या है, num1 exactly equals to 10, ये हमारा एक्सप्रेशन है। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर कॉपी पेस्ट करता हूँ इसको, तो कंपेयर करने में इजी रहेगा। ओके, इसको कमेंट कर देते हैं। अब देखो ये वाला लाइन देखो और ये वाला लाइन देखो। ओके, ये एक्सप्रेशन है हमारा num1 equals to 10 बराबर, ये क्वेश्चन मार्क है जो सिंटेक्स का पार्ट है। वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू हुआ, ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ट्रू हुआ, तो ये वैल्यू है, यानी ये ट्रू पार्ट हो गया तुम्हारा। ओके, ये वैल्यू इफ फॉल्स, अगर ये फॉल्स हुआ एक्सप्रेशन तो ये वैल्यू। अब ये जो दोनों वैल्यू है वो कहां पर जाएगी, वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के पास जाएगी। यहाँ पर जो भी हमने वेरिएबल लिखा है, यहाँ पर समझो वेरिएबल n है, तो ये n के पास आइदर ट्रू वैल्यू जाएगा और फॉल्स वैल्यू जाएगा बेस्ड अपॉन द एक्सप्रेशन। आई रिपीट वंस अगेन, look at this syntax. Okay, look at this syntax. This expression, on the basis of this expression, the value of true part will be assigned to variable n, or the value of false part will be assigned to variable n based upon this expression. Okay, true part कहाँ पे होता है, क्वेश्चन मार्क के बाद, false part कहाँ पर होता है, कॉलन के बाद। तो ये कॉलन के ऊपर ध्यान दो, यहाँ पर कॉलन है तो यहाँ पर कॉलन है, जो ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट को सेपरेट कर रहा है, और क्वेश्चन मार्क क्या करता है, एक्सप्रेशन को और ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट को सेपरेट करता है। ये तुम्हारा सिंटैक्स है, ठीक है, जो तुम्हारा कंडीशनल ऑपरेटर है ना, कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स है, ठीक है। तो कंडीशनल ऑपरेटर का सिंटैक्स में ये पार्ट होता है, एक्सप्रेशन, ट्रू पार्ट, फॉल्स पार्ट। अब क्लियर है कि अब भी कंफ्यूजन? हाँ सर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब देखो इस कंडीशन के बेसिस के ऊपर ये जो एक्सप्रेशन है, चाहे तुम उसको एक्सप्रेशन बोलो, कंडीशन बोलो, सब कुछ एक ही है, मीनिंग एक ही, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर कंडीशन के बेसिस के ऊपर, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के बेसिस के ऊपर ट्रू पार्ट या फॉल्स पार्ट का जो वैल्यू है वो num1 num2 में असाइन होगा, ठीक है। अब इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में तुमको क्या लगता है num2 की वैल्यू क्या असाइन होगी, बताओ? 200। वेरी गुड, सिंपल है। 200 क्यों असाइन होगा, क्योंकि हमारा num1 का वैल्यू 99 है, ठीक है, और यहाँ पर तो हमने 10 के साथ कंपेयर किया जो फॉल्स हो गया है, फॉल्स हो गया इसलिए 200 असाइन होगा। परफेक्ट। अब तो हम जब सी आउट करेंगे तो हमें num2 का वैल्यू 200 मिलेगा। ओके, हम सी आउट करके देखेंगे कि 200 मिल रहा है कि नहीं। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब हम num1 को कंपेयर कर रहे हैं 99 के साथ। ओके, अब तो 99 ही था ना num1, तो अब क्या असाइन होगा, 100 की 200? 100। वेरी गुड। जब नेक्स्ट टाइम आउटपुट होगा तब हमें 100 दिखाई देगा। ओके, चलो अब हम इसे करते हैं एग्जीक्यूट, रन। ओके, सो देखो जब फर्स्ट टाइम कंडीशनल ऑपरेटर हमने चेक किया तो हमें 200 आंसर मिला क्योंकि कंडीशन फॉल्स था। जब सेकंड टाइम हमने कंडीशनल ऑपरेटर चेक किया तब हमें आंसर मिला 100 क्योंकि कंडीशन ट्रू था। समझ गए? ओके, फाइन। सो बेस्ड अपॉन दिस तुम्हें आंसर मिलता है। ये तुम्हारा मिनी इफ एल्स जैसा वर्क करता है। अगर तुम इसको इफ एल्स के साथ कंपेयर करोगे तो मिनी इफ एल्स है, तुम्हारा एक ही लाइन में इफ एल्स दोनों हो रहा है ना। अगर एक और सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, ये तो एग्जांपल तुम्हारे इसमें भी है। एक और एग्जांपल लेते हैं कि समझो अगर मुझे चेक करना है कि वो नंबर कोई इवन है कि ऑड है। ओके, समझो मेरा ये नंबर है n, मैं यूजर से नंबर रीड करूंगा, सी आउट। आई होप आप लोगों को अभी तक इतना पैटर्न समझ में आ गया होगा कि एग्जाम ये प्रोग्राम कैसे लिखते हैं, है ना कि नहीं आया? एंटर अ नंबर आया कि नहीं आया सब लोगों को? आया है सर। किसी भी प्रोग्राम में 4 पार्ट होता है, डिक्लेरेशन, इनपुट, प्रोसेस। अब देखो एक तरीका ये होता है कि हम इफ के साथ कंपेयर करें, इफ n मॉडुलस 2 एग्जैक्टली इक्वल्स टू 0, तो नंबर क्या होगा, इवन की ऑड? इवन ठीक है, इवन होगा बराबर। तो हम लोग प्रिंट करेंगे सी आउट n इज इवन। हम लोग n भी प्रिंट कर रहे हैं ताकि यूजर को पता चले कि उन्होंने क्या डाला था।
नंबर इज इवन। ठीक है, तो n इज इवन, ये हमने प्रिंट आउट कर दिया। अब एल्स पार्ट में तुम्हारा n इज ऑड प्रिंट आउट आ जाएगा, क्योंकि वो तुम्हारा फॉल्स पार्ट में जा रहा है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं हम। ठीक है, मैंने नंबर डाला 4, तो 4 इज इवन आ गया। फिर से हम एग्जीक्यूट करते हैं। फाइव ऑड आ गया, बराबर। तो ये इफ एल्स से वर्क कर रहा है। अब हम लोग ये सेम प्रोग्राम कंडीशनल ऑपरेटर से भी कर सकते हैं। तो इसको पहले कर देते हैं कमेंट। ओके, ये मल्टी लाइन कमेंट है, स्लैश स्टार एंड स्टार स्लैश। ठीक है, तो मल्टीपल लाइन्स को कमेंट कर सकते हैं इसे। अब मुझे हेल्प करो कि कंडीशनल ऑपरेटर में किस तरीके से लिखूं मैं, बताओ। अभी इस केस में हमें वैल्यू असाइन नहीं करना है, इस केस में डायरेक्टली प्रिंट करना है। तो हमारा ये पार्ट नहीं आएगा, ये जो सिंटेक्स में ये वाला पार्ट है ना, ये वैल्यू असाइन करने वाला ये पार्ट नहीं आएगा, डायरेक्टली इतना ही पार्ट में हमारा खत्म होना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तुम्हारे रेफरेंस के लिए। अब देखो, मुझे ये बताओ कि एक्सप्रेशन में क्या लिखूं, बोलो। n mod 2 double equals to हाँ। 0. n mod 2 इक्वल्स टू 0, ये मेरा एक्सप्रेशन में आ गया। फिर मेरा आएगा क्वेश्चन मार्क। ट्रू पार्ट में क्या लिखूं? Even. इवन नंबर। ट्रू Even पार्ट number. में पूरा स्टेटमेंट आ जाएगा, ये सी आउट यस सर। सी Is even आउट number. एंड इज इवन। फिर फॉल्स पार्ट में क्या आएगा? फिर आएगा मेरा कॉलन। फिर नीचे ठीक वाला है, ऑड। कॉलन C के बाद out फॉल्स and is पार्ट में odd. क्या आएगा? सी Odd आउट number. एंड इज ऑड। ओके, और एंड में सेमीकोलन। अब देखते हैं कि एग्जीक्यूट करके वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ओके, एरर तो नहीं आया, तो मतलब सिंटैक्स ठीक है। अब देखते हैं कि लॉजिकली वर्क कर रहा है कि नहीं। आ गया ना, 4 इज इवन आया ना, 4 इज इवन। देखो सर तो ये तो फिर थोड़ा इजी होगा ना। है ना, इजी हो गया ना। देखो यहाँ पर तुमने कितना लाइन लिखा था, हाँ 1 सर, 2 कितना 3 लाइन 4 लिखना पड़ा 5 और 6 7 8। ठीक है, 8 लाइन को तुमने सिंगल लाइन में कन्वर्ट कर दिया, शॉर्टकट। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो ये पावर है प्रोग्रामिंग का। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं किसी भी प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए, तो ये एक वन ऑफ द ऑप्शन है। समझ गए? सर हम लोग को भी कोई सॉफ्टवेयर बताओ ना सर, हम लोग भी ट्राई करेंगे तो हम लोग को भी क्या बताओ? प्रैक्टिकल करना। सॉफ्टवेयर ना, हाँ सर। हाँ सॉफ्टवेयर का मैं एक वीडियो बना करके खुद ही अपलोड कर दूंगा। अभी तो आप लोगों के पास लिंक है ना, तो लिंक पर ही अपलोड कर दूंगा। अच्छा ओके सर, ओके। अपलोड करके वीडियो का लिंक मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ये हो गया अपना, ये समझ गया कंडीशनल ऑपरेटर की। इसमें कुछ कंफ्यूजन है? काफी सिंपल सा है। ठीक है, तो दो तरीके से कर सकते हैं। एक में डायरेक्टली हम सी आउट स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और जो पहला वाला हमने एग्जांपल देखा था, इसके अंदर हमने वेरिएबल की वैल्यू असाइन की। ओके, यहाँ पर हम वेरिएबल असाइन कर रहे थे वैल्यू, और इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हमने डायरेक्टली प्रिंट कर दिया आउटपुट, असाइन नहीं किया। तो दो तरीके से कर सकते हैं, पैटर्न से। समझ गया? तो ये भी एग्जांपल को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ आपके रेफरेंस के लिए। इसको मैं फॉर्मेटिंग कर दूंगा बाद में, इसका आउटपुट भी पेस्ट कर दूंगा। ये कैसा हो गया? चलो, अभी मिसलेनियस ऑपरेटर्स ये सब कुछ इतना ज्यादा जरूरी नहीं है। कॉमा तुम्हें पता है क्या करता है, मल्टीपल वेरिएबल्स को सेपरेट करने के लिए काम आता है। साइज ऑफ हमने किया था, याद है कि नहीं किया? नहीं किया है। साइज ऑफ किया है हमने। ठीक है, ये इसका आउटपुट है, सारे साइज ऑफ। फिर ऑपरेटर प्रेसिडेंस। ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि कौन से ऑपरेटर को कितना हम इंपॉर्टेंस देते हैं। ठीक है, जैनित ने क्वेश्चन पूछा है कि सर लेकिन वैल्यू असाइनमेंट और प्रिंटिंग दोनों साथ में नहीं कर सकते हैं ना? हाँ, नहीं कर सकते, बराबर, परफेक्ट। हम एट ए टाइम या तो वैल्यू प्रिंट करेंगे या तो वैल्यू असाइन करेंगे। तो मेरे ख्याल से टर्नरी ऑपरेटर की ही बात कर रहे हो।
ठीक है। अब ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन C++ में ऑपरेटर प्रेसिडेंस का मतलब ये होता है कि कौन से ऑपरेटर को कितनी इंपॉर्टेंस मिलती है। ठीक है, प्रेसिडेंस का मतलब यही होता है। So the below table describes the precedence order and associativity of operators in C++. This determines which operator needs to be evaluated first if an expression has more than one operators. This line is most important. This determines which operators need to be evaluated first if an expression has more than one operator. ठीक है, समझो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉडुलस, सबट्रैक्शन और एडिशन सब करके रखा है हमने। ठीक है, तो उस केस में पहले क्या होगा, पहले एडिशन होगा कि सबट्रैक्शन होगा कि मल्टीप्लिकेशन होगा कि डिवीजन होगा कि क्या होगा। ठीक है, सो ये डिटरमाइन करने के लिए प्रेसिडेंस होता है। प्रेसिडेंस यानी इंपॉर्टेंस होती है। तो अगर एक्सप्रेशन में मल्टीपल ऑपरेटर्स है तो हर ऑपरेटर का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस अब समझते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर से दिया हुआ है, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, सो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है पैरेंथेसिस। ठीक है, पैरेंथेसिस को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस, पैरेंथेसिस रहेगा तो पहले पैरेंथेसिस ही एग्जीक्यूट होने वाला है। इसीलिए अगर तुम नोटिस करोगे तो हमने वो स्टेटमेंट पढ़ा था जब हमने स्ट्रक्चर किया था कि मेन इज द फर्स्ट थिंग दैट इज एग्जीक्यूटेड इन C++ प्रोग्राम। याद है सब लोगों को जब हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था, स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम, कि भूल गए? यस सर, याद है सर। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ C++ प्रोग्राम में हमने पढ़ा था कि मेन इज द ओनली फंक्शन दैट इज इवैल्यूएटेड फर्स्ट। ठीक है, इन एनी C++ प्रोग्राम। तो यहाँ पर तुम नोटिस करोगे तो मेन के आगे हमने दिया है पैरेंथेसिस। ओके, उसके बाद एंगुलर ब्रैकेट, ये तुम्हारा एरे के लिए होता है। एरे हमारा टॉपिक है, जब हम लोग एरे डिस्कस करेंगे तब ये एंगुलर ब्रैकेट को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट को डिस्कस करेंगे, एंगुलर नहीं है, सॉरी। फिर यहाँ पर ये मेंबर सिलेक्शन और मेंबर ऑपरेटर, ये तुम्हारा क्लास का टॉपिक है, तुम 12th में करने वाले हो। ठीक है, ये भी तुम 12th में करने वाले हो। अब उसके बाद तुम्हारा इंपॉर्टेंस रहता है प्री इंक्रीमेंट, पहले पोस्ट इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, फिर आता है प्री एंड पोस्ट। सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ। तो सर ये increment, लेफ्ट decrement टू को- राइट, राइट टू लेफ्ट का क्या है? क्या हो गया? लेफ्ट टू राइट, राइट टू हाँ लेफ्ट सर। का क्या है? इसका मतलब ये होता है कि RHS से LHS या LHS से RHS। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करेंगे, समझो मल्टीपल टाइम्स अगर हमने पोस्ट इंक्रीमेंट या पोस्ट डिक्रीमेंट एक्सप्रेशन में यूज किया, ठीक है, तो उस केस में ये लेफ्ट टू राइट ही एग्जीक्यूट होगा। लेफ्ट टू राइट इन द सेंस पहले जो इंक्रीमेंट है पोस्ट, पहले वो हो जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट होगा, उसके बाद नेक्स्ट पोस्ट होगा, ऐसे तीनों एक साथ नहीं होंगे। कहने का मतलब वो है और कुछ। और यहाँ पर RHS टू LHS यानी पहले RHS वाला प्री होगा, फिर उसके पहले वाला प्री होगा, फिर उसके पहले वाला प्री इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। ओके, वैसे ही इसके बारे में कोई ज्यादा पूछता नहीं है, टेंशन मत। ठीक है, बेसिक आइडिया खाली होना चाहिए। हमारा जो मेन है ना, ये सबको स्किप करते हैं, हम मेन के ऊपर। मेन हमारा अरिथमेटिक, ये दोनों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, और कलर भी कर देता हूँ। हम इसका एग्जांपल देखते हैं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बाकी इतना ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं। ठीक है, क्योंकि बाकी नॉर्मली एग्जीक्यूट करता है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो इसको अगर तो टेबल को बाय हार्ट नहीं करोगे या याद नहीं करोगे या ज्यादा समझोगे नहीं तो भी चलेगा। ठीक है, मेन हमें इसके ऊपर फोकस करना है, अरिथमेटिक के ऊपर, क्योंकि हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेटर बहुत ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं। ओके, सो हम एग्जांपल लेते हैं अरिथमेटिक के प्रेसिडेंस के लिए। ओके, सो ये सब हटाते हैं, ये सब की जरूरत नहीं है। सिंपल हम नहीं, वेरिएबल तो चाहिए होगा ना। अभी n के अंदर हम क्या करना चाहते हैं, हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, सबट्रैक्शन सबको साथ में यूज करना चाहते हैं। ठीक है, सो एक सिंपल सा एक्सप्रेशन बनाते हैं, 100 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 20 माइनस 50 और फिर मॉड्यूलस 5 और क्या बच गया, मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाइड बाय 2। ओके, चलो अब ये सिंपल सा एक्सप्रेशन है, इसका मुझे आउटपुट बताओ क्या होगा, बोलो। चलो बोलो आउटपुट क्या होगा, उसके बेसिस के ऊपर फिर हम लोग ये जज करेंगे, मतलब देखेंगे कि आउटपुट सही आ रहा है कि नहीं। उसके पहले ये देख लो कि मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉड्यूलस तीनों की इंपॉर्टेंस सेम है।
तीनों का इंपॉर्टेंस सेम है और ये लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होता है। लेफ्ट टू राइट इन द सेंस पहले जो आएगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है, मगर तीनों का इक्वल प्रायोरिटी है। फाइन, सेम गोज फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा और दोनों का इक्वल प्रायोरिटी। ओके, कोई पहले आता है उससे फर्क नहीं पड़ता, मगर पहले मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस हो जाएगा एक्सप्रेशन के, उसके बाद एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन होगा। फाइन, चलो अब इसके ये चीज ध्यान में रखते हुए मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है। -12। ओके, तो मुझे एक ऑप्शन मिला है -12। और कोई ऑप्शन? लेफ्ट टू राइट होगा, ध्यान देना। यहाँ पर तुम्हारा लिखा था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस, इन तीनों के ऊपर ध्यान मत दो कि ये किस ऑर्डर में लिखा हुआ है, ठीक है। मेन पॉइंट क्या है कि तीनों का इक्वल प्रायोरिटी है और लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट होगा। अगर तुम एक्सप्रेशन में देखोगे तो पहले हमने डिवीजन यूज किया है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि पहले मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, ऐसा नहीं है, ठीक है, कंफ्यूज मत हो, तो 30 एकदम आएगा सिंपल में शायद। जाओ, ठीक है। तीनों का इक्वल प्रायोरिटी है और तीनों लेफ्ट टू सर राइट, 30। ठीक है। दूसरा ऑप्शन मिला है 30। तीसरा ऑप्शन मुझे नहीं पता है आंसर क्या है, आप लोग जो ऑप्शन दे रहे हो वो मैं लिख रहा हूँ, फिर देखते हैं कि सही आंसर क्या होगा, रॉन्ग आंसर क्या होगा, बेस्ड अपॉन योर इनपुट। हाँ, एक जन ने -30 भी कहा है, ठीक है, -12 तो लिखा है मैंने, जो नहीं लिखा है वो बताओ। ठीक है, तो सबको टाइम काफी मिल चुका है, अब हम लोग करेंगे इसको इवेल्युएट, ठीक है। आउटपुट चेक करने से पहले हम लोग खुद करेंगे। ओके, अब जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा है कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन और मॉड्यूलस को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन को इक्वल प्रायोरिटी मिलती है, लेफ्ट टू राइट एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, सो पहले ये डिवीजन होगा क्योंकि यहाँ पर डिवीजन आ चुका है और तीनों की इक्वल प्रायोरिटी है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड मॉड्यूलस। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज व्हाट? 10, ठीक है। उसके बाद फिर प्लस एज इट इज रहेगा, प्लस के बाद 20 लिखा है वो एज इट इज रहेगा, फिर माइनस एज इट इज रहेगा। अब ये होगा एग्जीक्यूट, इस केस में आंसर क्या मिलेगा? 50 मॉड्यूलस 5 0 0 मिलेगा। 0 मॉड्यूलस में रिमाइंडर मिलता है। हाँ सर, रिमाइंडर 0 30 होगा आंसर सर। 0 into 2 होगा, बराबर, ठीक है। हाँ 0 सर, into 2 0 ही क्या होगा, होगा? 30 होगा आंसर। 10 plus 20 minus 0, -0 ओके, इक्वल्स टू में आंसर क्या मिलेगा? 30। 30। समझा 30 कैसे मिला? यस सर। एक बार हम लोग चेक कर लेते कि 30 आया कि नहीं। आ गया, सही है। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ऑर्डर चेंज करते हैं। ओके, अब हम लोग एक काम करते हैं, ये पहले जैसा था वैसा रख देते हैं, कॉपी पेस्ट किया, नहीं यही लाइन को कॉपी करते हैं, ये 2 लाइन, और थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं, तो हमें समझ में आएगा कि अगर हमने कुछ ऊपर नीचे किया तो हमारा आउटपुट किस तरीके से चेंज होता है। ओके, यहाँ पर हमने मॉड्यूलस कर दिया, यहाँ पर हमने डिवीजन कर दिया, और यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब बताओ आंसर क्या होगा? हाँ, -105 -115। यस सर। मैक्सिमम लोगों ने वही कहा है, चेक कर लेते हैं। -105 105, ठीक है, 105 105, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि सही आंसर क्या है। पहले यहाँ पर मॉड्यूलस होगा, दिस मॉड्यूलस विल रिजल्ट इन व्हाट? 0, वेरी गुड, प्लस 20 एज इट इज, माइनस
50 into 5. 250. 50 into 5, 250 बराबर 250 divided by 2, 125. 250 divided by 2. ठीक है, तो अभी आएगा 0 0 plus 20 to 20 हो जाएगा, ठीक है, minus 125. 20 minus 125 will result in 105 with negative sign. नेगेटिव साइन 10. तो हमारा करेक्ट आंसर है -105. लेट अस सी वेदर वी हैव गॉट -105 और नॉट. आ गया, ठीक है, समझ रहा है? Yes. Yes, sir. अब हम लोग स्लाइड मॉडिफिकेशन करते हैं. अब हम स्लाइड मॉडिफिकेशन में क्या करेंगे? अब हम यहाँ पर इसको ब्रैकेट देंगे. अब बताओ आंसर क्या होगा? ब्रैकेट के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होती है, याद रखो, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ब्रैकेट को मिलता है. अब बोलो आंसर क्या है? -30. माइनस -75. -75. ओके -75. ओके, कुछ लोगों को 60 मिला है, कुछ लोगों को 75 मिला है. मैंने दोनों ऑप्शन रखा है. तीसरा ऑप्शन क्या है? -30 सर. -30. ठीक है, -60 -75. क्या सारा नंबर बोल रहे हो तुम लोग? जो दिमाग में आ रहा है. नहीं यार, ठीक है, चलो हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं. पहले तो सबसे पहली बात ब्रैकेट एग्जीक्यूट होगा, मगर यहाँ पर ये जो है मॉड्यूलस वो भी एग्जीक्यूट हो जाएगा क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और उसको भी इक्वल प्रायोरिटी है. ठीक है, फिर भी हमारे रेफरेंस के लिए हम क्या करते हैं कि पहले ब्रैकेट एग्जीक्यूट करते हैं. ठीक है, सो मॉड्यूलस 10 प्लस दिस विल रिजल्ट इन -30, राइट है ना? सो प्लस और माइनस मिला करके तुम्हारा माइनस हो जाएगा ना, माइनस बराबर, डिवाइडेड बाय बराबर 2. समझा? ओके, तो अब हम सर into 5. सर रॉन्ग 30 into 5. सॉरी माय मिस्टेक, इनटू 5. ठीक है सर वो अब हम 20 नहीं. I by 2 है सर 2. ओके सॉरी, आप सही है, आप सही है, बराबर. Yes, यहाँ पर ये sir. -30 आ गया. 0 माइनस. अब हम बराबर करते हैं 0 -30 और नहीं 0 -30 into 5 divided by 2 होगा क्योंकि ये है ना इंटू, ये इंटू के साथ है ना. ठीक है, तो 0 -30 into 5 divided by 2. 30 into 5 is 150. 150 divided by 2 is 75. बराबर, -75. तो आंसर इज -75. ठीक है, देखते हैं कि -75 मिला है. ओके, यहाँ पर एंटर डालना भूल गया. आंसर तो मिला है मगर एंटर डाल करके न्यू लाइन पे देखते हैं. ओके सही है. 30 पहला वाला, 105 थर्ड वाला, -75. समझा सबको कि कंफ्यूजन है? सही है. सिंपल. सही है, समझा सर. तो ये प्रायोरिटी के ऊपर इस तरीके से हमारा प्रायोरिटी वर्क करता है. ओके, तो मेन चीज तुम्हारा अरिथमेटिक प्रायोरिटी है, बाकी टेबल में बहुत सारी चीजें दी हुई है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सबको इग्नोर करो. ठीक है, मेन तुम्हारा पैरेंथेसिस को इक्वल मतलब हाईएस्ट प्रायोरिटी है और अरिथमेटिक के लिए मल्टीप्लिकेशन डिवीजन मॉड्यूलस और प्लस और माइनस के हिसाब से उनकी प्रायोरिटी वर्क करती है. ठीक है, बाकी बहुत कुछ दिया हुआ है तो इतना ज्यादा जरूरत नहीं है उसमें. ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टेटमेंट. स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है हमने किया ही है जब हम लोग वो पढ़ रहे थे स्ट्रक्चर. तो स्टेटमेंट का एग्जांपल है यही कि जब हम लोग सेमीकोलन के साथ कोई भी एक लाइन लिखते हैं उसको स्टेटमेंट कहते हैं. जैसे अगर तुम इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में देखोगे तो ये हमारा एक स्टेटमेंट है. ठीक है, इंट एन ये स्टेटमेंट है, सी आउट वैल्यू ऑफ एन इज ये स्टेटमेंट है. जहां पर भी सेमीकोलन आता है वो लाइन को स्टेटमेंट कहते हैं. सिंपल. ठीक है, ये एक एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये एग्जांपल को यहाँ पर खाली बस डिटेल में डिस्कस किया है. ओके, पंचुएटर्स जो जितना भी हम लोग ये सब एक्सप्रेशंस यूज करते हैं जैसे स्टार, फिर ये ब्रेसेस, ये वाला ब्रैकेट, कॉलन,
कॉमा, फिर डॉट डॉट डॉट, ये तो यूज करते नहीं हम लोग, सेमीकोलन, पैरेंथेसिस, ये सब जितना भी यूज करते हैं वो सब तुम्हारे पंक्चुएटेस में आता है हैश। ठीक है, क्लियर है कि इसमें कंफ्यूजन है कुछ? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। नो सर। डेटा टाइप, डेटा टाइप हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। जरा 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ठीक है, उसके बाद शुरू करते हैं। ओके, सर बस 5 मिनट। हाँ बस 5 मिनट काफी है। हाँ सर, उसके सर, पहले आप आधे नोट्स घंटे शेयर का करो। मिला था। सर सर कितना बजे हाँ, तक बोलो। चले? नोट्स कब तुम्हारा शेयर लेक्चर करोगे? 12:40 तक है ना? 2हाँ ओके सर।
Okay, so we are back again. Let me share Yes, the sir. screen. Yes, sir. Okay. C++ डेटा टाइप से मोस्टली थियरी है, मगर इसको स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज समझ लो, ठीक है। देखो, जो भी डेटा टाइप रहता है ना, वो किस लिए रहता है? वो इसलिए रहता है ताकि तुम वेरिएबल को स्टोर कर सको उसके लिमिटेड साइज में, कैपेसिटी, ठीक है। समझो अगर तुमने इंटीजर का डेटा टाइप कोई वेरिएबल बनाया है, तो उस केस में उसका एक कुछ साइज होता है, उस साइज के बेसिस के ऊपर वेरिएबल इंक्रीज, वेरिएबल स्टोर होते हैं उस पर्टिकुलर वेरिएबल में, ठीक है। इंटीजर का कुछ साइज होगा, कैरेक्टर का कुछ साइज होगा, फ्लोट का कुछ साइज होगा, लॉन्ग का कुछ साइज होगा। ये सब कुछ डिपेंड करता है तुम्हारे कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के ऊपर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर इन द सेंस 32 बिट का कंप्यूटर है तुम्हारा, या 64 बिट का कंप्यूटर है तुम्हारा, या 16 बिट का कंप्यूटर है तुम्हारा, ठीक है। तुम बहुत पुरानी बुक अगर पढ़ोगे ना C++ का, तो जब तुम कोई पुरानी बुक पढ़ोगे ना, तो उसके ना तुम्हें 16 बिट के हिसाब से साइज दिया होगा, ठीक है। और अगर तुम लेटेस्ट कुछ पढ़ोगे ना ऑनलाइन वगैरह, बुक्स वगैरह, तो तुम्हें वहाँ पर 32 या 64 बिट के हिसाब से साइज दिया होगा। सर हमारा 64 main बिट concept- मैक्सिमम है ना आर्किटेक्चर के लिए? हाँ, अभी तक का मैक्सिमम है, ठीक है। तो हमारा मेन टारगेट ये नहीं है कि साइज क्या है, साइज एक कॉमन टर्म है जो तुम कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे हम कि साइज कितना किस चीज का होता है। हमारा मेन टारगेट ये है कि डिफरेंट डेटा टाइप्स कौन से हैं, ठीक है, उसका एक जनरल साइज क्या है वो हम लोग देख लेंगे, और उसका उसमें किस टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप की वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, तो वो सब हमें देखना है, ठीक है। तो जब हम लोग पढ़ेंगे ना, तो तुम्हारा ओवरव्यू थोड़ा ब्रॉड रखना, ठीक है, क्योंकि तुम अगर किसी और बुक से पढ़ोगे या कोई ओल्ड बुक से पढ़ोगे तो उसमें साइज वगैरह थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा। मैंने तुमको रीजन बता दिया है, ओल्ड बुक में 64 बिट के हिसाब से होगा, या 32 बिट के हिसाब से होगा, 16 बिट के हिसाब से होगा। ओके, समझ गए? आगे बढ़े। सर क्या Yes, पढ़ा sir. है अभी? ओके, चलो। C++ डेटा टाइप, all variables use data type during declaration of a during declaration to restrict the type of the data to be stored। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी हम वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, अगर हमने इंटीजर का वेरिएबल बनाया
कैरेक्टर का वेरिएबल बनाया, फ्लोट का वेरिएबल बनाया, लॉन्ग का वेरिएबल बनाया, फंक्शन बनाया, क्लास बनाया, जो भी हम बनाते हैं, ठीक है, उसका कुछ रीजन होता है बनाने का, ठीक है, कि वो किस हिसाब से वर्क करेगा। बिना रीजन का कोई भी चीज हम क्रिएट नहीं करते किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ओके, सो जब हम लोग डेटा टाइप का वेरिएबल बनाते हैं तो उसके अंदर उससे ये पता चलता है कि उस पर्टिकुलर वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो सकती है। ठीक है, अगर हमने इंटीजर वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर हम लोग पॉइंट्स वाले वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हमने फ्लोट वाला वेरिएबल बनाया तो उसके अंदर पॉइंट्स वाले वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, उसमें विदाउट पॉइंट्स भी स्टोर कर सकते हैं, पॉइंट वाले भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, पॉइंट यानी जो तुम्हारा पॉइंट होता है ना, जैसे 5.3, 6.7 ऐसे। ओके, सो जिस टाइप का हम वेरिएबल बनाएंगे उस वेरिएबल में उस टाइप का वैल्यू स्टोर हो सकता है। तो वेरिएबल का डेटा टाइप बताता है कि किस टाइप की वैल्यू स्टोर होती है। ओके, therefore we can say that data type are used to tell the variables the type of the value it can store। तो डेटा टाइप से पता चलता है कि कौन से टाइप ऑफ वैल्यू उस पर्टिकुलर वेरिएबल में स्टोर हो सकता है। whenever a variable in C++, ठीक है, जो भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते हैं C++, उसमें the compiler allocates some memory for its variable based on the data type। ये मैंने तुमको एग्जांपल दिया था कि हम लोग कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ मेमोरी होता है, कुछ ना कुछ साइज होता है। ठीक है, उतना साइज वो पर्टिकुलर मेमोरी स्पेस में से एलोकेट कर देता है, जो तुम्हारा C++ कंपाइलर होता है। ठीक है, with which it is declared every data type requires a different amount of memory। हर डेटा टाइप का अपना अपना मेमोरी होता है। फ्लोट का 4 बाइट्स होगा, इंटीजर का 2 बाइट्स होगा, लॉन्ग का 4 बाइट्स होगा, ऐसे हर एक वेरिएबल का अपना अपना साइज होता है। ठीक है, उतना साइज वो एलोकेट करता है। ओके, ये कुछ बेसिक डेटा टाइप्स है C++ में। C++ के डेटा टाइप्स 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है प्राइमरी, जो बिल्ट इन होता है, पहले से अवेलेबल होता है कंप्यूटर सिस्टम में, तुम उसको कुछ छूते नहीं हो, मॉडिफिकेशन नहीं करते हो, तुम डायरेक्टली उसे यूज करते हो। दूसरा होता है डिराइव्ड। डिराइव्ड यानी तुम खुद का डेटा टाइप बनाते हो, जैसे पॉइंटर्स, फंक्शंस, ठीक है, एरेज। इसमें से ये 3 हम पढ़ने वाले हैं, फंक्शंस, एरेज एंड पॉइंटर्स, ये 3 हम पढ़ने वाले हैं। फिर आता है यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड यानी क्लास स्ट्रक्चर जो तुम खुद बनाते हो। ठीक है, डिराइव्ड यानी तुम बेसिक का यूज करके थोड़ा उसमें उसके अंदर एडवांस फीचर्स ऐड करते। आगे बढ़ते हैं। डिराइव्ड को हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं। ठीक है, C++ में डेटा टाइप्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। प्रिमिटिव यानी डिराइव्ड, बिल्ट इन, उसके बाद फिर तुम्हारा आ जाता है यूजर डिफाइंड। चलो, दिस डेटा टाइप्स आर बिल्ट इन और प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स। प्री डिफाइंड यानी पहले से डिफाइन किया हुआ है, तुम डिफाइन नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल int, char, float, boolean एक्सेट्रा। हमने एग्जाम्पल के तौर पर अभी तक int और float के साथ हमने काम किया है, कैरेक्टर के साथ शायद काम नहीं किया है। ठीक है, हम एग्जाम्पल देख लेंगे उसका। ठीक है, एंड कैन बी यूज डायरेक्टली बाय द यूजर टू डिक्लेयर वेरिएबल। ये बिल्ट इन होता है, प्री डिफाइंड होता है, तो यूजर यानी हम डायरेक्टली, प्रोग्रामर डायरेक्टली यूज करता है इसको, हमें कुछ सोचना नहीं होता, बस खाली ये पता होना चाहिए कि कौन से प्रोग्राम के लिए कौन सा डेटा टाइप परफेक्ट सूट करता है, उस हिसाब से हम वो डेटा टाइप यूज करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल के लिए दिया हुआ है इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोटिंग, डबल, वॉइड। वॉइड देखो यहाँ पर आ चुका है, वॉइड यानी वैल्यूलेस, ऐसा डेटा टाइप जिसकी कुछ वैल्यू नहीं होती। ठीक है, ये जनरली हम लोग फंक्शन के लिए यूज करते हैं। मैंने स्टार्टिंग में तुमको जब स्ट्रक्चर बता रहा था तब मैंने बताया था कि बाय डिफॉल्ट वॉइड में लिखते हैं हम लोग, इंट में नहीं लिखते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ओके, याद है कि भूल गए? याद है सर। याद है सर। ठीक है, वेरी गुड। सर आपने बोला था तो वो लेटेस्ट ना अभी इसमें से कौन कौन सा हम यूज करने वाले हैं? हम इंटीजर यूज करेंगे, कैरेक्टर यूज करेंगे, फ्लोटिंग यूज करेंगे, डबल यूज करेंगे, बुलियन यूज करेंगे, वॉइड यूज करेंगे। बुलियन यूज नहीं करने वाले हम, बुलियन यूज नहीं करते। ठीक है, तो जो जो यूज करने वाले हैं हम आगे पढ़ेंगे उसके बाद। सर डबल शूटिंग क्या हो गया? डबल फ्लोटिंग पॉइंट मतलब डबल फ्लोटिंग पॉइंट यानी जिसके अंदर तुम्हारा पॉइंट के बाद जो प्रिसिशन है वो इंक्रीज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम डिवाइड कर रहे हैं पाई को, ठीक है, 22/7, 22/7 जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होता ही रहता है ना, वो तो इनफाइनाइट जाता है, स्टॉप नहीं होता कभी भी। ठीक है, तो समझो अगर हमने फ्लोट वेरिएबल बना करके डिवाइड किया तो वो डेसिमल के बाद 6 या 7 वैल्यू ही स्टोर करेगा। ठीक है, मगर हम डबल फ्लोट पॉइंट अगर वेरिएबल बनाएंगे तो उस केस में 15 या 20 वैल्यू स्टोर करेगा पॉइंट के बाद। समझ गए? ओके सर। ठीक है, हम एग्जांपल देख लेंगे उसका, डोंट वरी। अब
derived data type. The data type that are derived from the primitive or built-in data type are referred as derived data type. यानी primitive यानी ये data types को हम लोग use करके थोड़ा सा modification करके नए type का data type बनाते हैं, वो तुम्हारा हो जाता है derived data type. फिर आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. ये हम लोग 12th में मेन पढ़ेंगे, मगर 11th में हम लोग एरेज और फंक्शंस देख लेंगे. पॉइंटर्स हमारा 12th में होगा मोस्टली, मगर मैंने तुम्हें पॉइंटर्स का आइडिया दे दिया पहले ही कि पॉइंटर एक स्पेशल वेरिएबल होता है जिसमें एड्रेस स्टोर करने की कैपेबिलिटी होती है. आई होप आप लोगों को याद होगा वो एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के साथ हमने किया था वो, जब हम लोग यूनियरी ऑपरेटर कर रहे थे. एड्रेस ऑफ याद है? हाँ ठीक है, वो 0x समथिंग करके तुम्हारा एड्रेस आ रहा था. ओके, फिर आ जाता है थर्ड टाइप, दैट इज यूजर डिफाइंड डेटा टाइप. These data types are defined by the user itself. हम खुद से ही डेटा टाइप बनाते हैं. Like defining a class in C++ or structure. C++ provides the following user defined data types: class, structure, union, enumeration, type definition, data type. अब इसके अंदर बेसिकली हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले क्लास 12th में. बाकी ये सब हम लोग कुछ पढ़ने वाले नहीं, तो टेंशन मत लो. बस खाली तुम्हें एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा टाइप क्या होते हैं और कौन कौन से होते हैं. ठीक है, अब हम लोग प्रिमिटिव के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि हमारा सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट है. इंटीजर कीवर्ड यूज्ड फॉर इंटीजर डेटा टाइप इज इंट. अभी तक तुमने इतना सारा प्रोग्राम देखा, तुम्हें समझ में आ गया होगा कि इंटीजर के लिए हम लोग कौन सा कीवर्ड यूज करते हैं. कीवर्ड क्या होता है, किसी को याद है डेफिनेशन? व्हाट इज अ कीवर्ड? एनीवन? नो सर. नो सर बोलने के लिए तुमने माइक इतना क्यों मेहनत किया? सर रिजर्व्ड, माइक ऑन करके नो सर. सर रिजर्व्ड नाम है वो हाँ बोलो. कीवर्ड. हाँ, रिजर्व्ड वर्ड्स है कीवर्ड, जो जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है लैंग्वेज कंपाइलर. ठीक है, कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड्स दैट हैव अ स्पेसिफिक मीनिंग इन द C++ कंपाइलर. ठीक है, जैसे इंट अगर हमने वर्ड लिखा तो इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनेगा. मेन लिखा तो फंक्शन बनेगा जो स्टार्ट में एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, सी आउट लिखा तो डिस्प्ले करेगा, सीन लिखा तो रीड करेगा. ओके, ऐसे सारे वर्ड्स को बोलते हैं कीवर्ड्स. ओके सर. ठीक है, अब इंटीजर टिपिकली रिक्वायर्स 4 बाइट्स. इंटीजर में जनरली 4 बाइट्स होता है ऑफ मेमोरी, यानी अगर एक वेरिएबल इंटीजर बनाते हैं तो वो 4 बाइट ऑफ मेमोरी यूज करता है. ओके, 1 बाइट कितना होता है, कितना बिट? 1 बाइट इज हाउ मेनी बिट्स? 8 बिट्स. सर 8 बिट होता है. 8 बिट होता है. ठीक है, 1 बाइट इज 8 बिट्स. ओके, इसका रेंज ये है -21474836482 to 147483647. ये इसका रेंज. ठीक है, यानी अगर तुमने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है तो इतने रेंज की वैल्यू वो स्टोर कर सकता है. अभी यहाँ पर ये 32 बिट के हिसाब से इन्होंने बताया है, मगर टिपिकली अगर तुम किसी और बुक में पढ़ोगे ना तो ये कुछ इस तरीके का रहेगा. इंटीजर का रेंज होता है -327672 3276 नहीं -327682 32767. ठीक है, और ये जो पर्टिकुलर रेंज है ना ये लॉन्ग का है. तो मैं ना हम जो पढ़ने वाले ना उस हिसाब से इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं. कीवर्ड यूज्ड फॉर लॉन्ग. लॉन्ग तुम्हारा इंटीजर ही है, लॉन्ग तुम्हारा इंटीजर डेटा टाइप ही है, मगर उसकी कैपेसिटी स्टोर करने की ज्यादा होती है वेरिएबल. सो इंटीजर्स, लॉन्ग इंटीजर्स, यहाँ पे लॉन्ग वर्ड ऐड कर देते हैं. मैं क्या कर रहा हूँ समझ में आ रहा है आप लोगों को? हमारा जो सिलेबस है, हमारा जो थियरी हम पढ़ने वाले हैं उस हिसाब से स्लाइट मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ. ओके, कंफ्यूज मत होना. मैंने स्टार्टिंग में तुम्हें बताया था कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के हिसाब से अभी का तुम जब ऑनलाइन पढ़ोगे या किधर पढ़ोगे तो तुम्हें ये सब ही मिलेगा, मगर तुम्हें बेसिक क्या है वो पता होना चाहिए. समझ गए? सो ये बेसिक है. ये जो चीजें लिखी हुई है ना लॉन्ग के बारे में लिखी हुई. ठीक है, और ये जो चीज है ना इंटीजर के बारे में. इंटीजर में साइज कम होता है, कैपेसिटी कम होता है. ठीक है, क्योंकि जो हम लोग C++ कंपाइलर यूज करेंगे ना 3.5, जो जिसका नाम है टर्बो C++, उसका इतना ही रेंज है इंटीजर के केस, और 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है. ओके, और लॉन्ग है ना 4 बाइट्स ऑफ यूज करता है और उसका इतना रेंज. समझ रहे हो ना? यस सर. ठीक है, थोड़ा थोड़ा.
कुछ कंफ्यूजन बहुत ही सिंपल सा है, इंटीजर और लॉन्ग दो अलग अलग है बस, और दोनों में इंटीजर स्टोर होता है, ठीक है। फिर आ जाता है कैरेक्टर। कैरेक्टर के लिए हम कैर यूज करते हैं, 1 बाइट ऑफ मेमोरी यूज करता है ये, और इसका रेंज होता है -128 to 127 और 0 to 255, ये इसका रेंज, ठीक है। कैरेक्टर का, कैरेक्टर में जनरली तुम्हें कैरेक्टर लिटरल याद होगा, कैरेक्टर लिटरल में सिंगल कैरेक्टर इनक्लोज्ड इनसाइड सिंगल कोट्स, ठीक है, तो वो वाला फंडा यहाँ पर यूज करते हैं, ओके। बुलियन हमारे लिए जरूरी नहीं है, मैं रिमूव कर देता हूँ ताकि तुम कंफ्यूज ना हो और अपना टाइम वेस्ट ना करो पढ़ने में, ठीक है। फ्लोटिंग पॉइंट नाम से पता चल रहा है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोरिंग सिंगल प्रिसिशन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू और डेसिमल वैल्यूज, डेसिमल वैल्यूज यानी जिसका ना पॉइंट होता है। कीवर्ड्स यूज्ड फॉर द फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट जनरली 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी यूज करता है, ठीक है। सेकंड इज डबल फ्लोट, ये डबल फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप इज यूज्ड टू स्टोरिंग द डबल प्रिसिशन वैल्यू और डेसिमल वैल्यू। कीवर्ड्स यूज्ड फॉर द डबल फ्लोट इज डबल, ठीक है। डबल वेरिएबल टिपिकली रिक्वायर्स 8 बाइट्स ऑफ memory space, and the last is void. Void means without any value. Void data type requires a value-less entity, ठीक है। तो जनरली void data type is used for those functions that does not return a value. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग मेन के साथ void लिखते हैं, क्योंकि मेन को कुछ वैल्यू रिटर्न करना नहीं होता, खाली बस एग्जीक्यूट करना होता है। सर ये बाइट्स क्या होता है, प्लीज रिप्लाई। ओके, बाइट्स क्या होता है, ठीक है। आदित्य यादव, ओके। देखो बाइट क्या होता है, तुमने मूवी देखा है, सॉन्ग देखा है, सॉन्ग सुना है, आदित्य यादव? हाँ, वेरी गुड। तो अगर तुम उसके प्रॉपर्टीज में जाओगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये फाइल है, ये फाइल के अगर मैं प्रॉपर्टीज में जाता हूँ, ठीक है, तो मुझे कुछ एक स्पेसिफिक साइज पता चलता है कि ये पर्टिकुलर फाइल का साइज क्या है, ठीक है। जैसे देखो ये साइज है 255 KB, ठीक है। KB का मतलब होता है किलो बाइट, ओके। सो ये पर्टिकुलर फाइल C++ टोकन .docs, ये पर्टिकुलर फाइल मेरे कंप्यूटर में, ठीक है, ये जो कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर सिस्टम में 255 KB और स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ओके, उतना जगह यूज कर रहा है, ओके। अगर मैं इसमें कुछ मॉडिफिकेशन करूंगा, कुछ चेंजेस करूंगा, तो इसका साइज कम या ज्यादा होगा डिपेंडिंग कि मैंने ऐड किया या डिलीट किया, ओके। सेम फंडा वर्क करता है तुम्हारे वेरिएबल्स के साथ। जब भी तुम कोई भी प्रोग्राम लिखते हो, तुम जब वेरिएबल क्रिएट करते हो int ABC, अगर तुमने 3 वेरिएबल क्रिएट किया तो ऑफ कोर्स वो वेरिएबल हवा में तो क्रिएट नहीं होगा, ठीक है, उसके लिए मेमोरी स्पेस चाहिए होगा। तो एक स्पेसिफिक मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई होता है कंप्यूटर सिस्टम, और हर डेटा टाइप के हिसाब से उतना मेमोरी स्पेस वो पर्टिकुलर डेटा टाइप स्टोर करके रखता है उस पर्टिकुलर वेरिएबल के लिए, जब तक तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में है, समझ गए। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने इंटीजर टाइप का वेरिएबल बनाया है int ABC, ठीक है, तो उस केस में प्रशांत ये क्या है, रामदूत, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर देता हूं, रामदूत, ओके, खुद ही निकल गया वो, नाइस, चलो अच्छा, ओके। सो जब भी हम कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो उतना मेमोरी स्पेस यूज होता है उसी, और इसका साइज इतना ज्यादा नहीं होता कि किलो बाइट्स में हो, तो बाइट्स में होता है, सिंपल, समझ गए? क्या अभी भी कंफ्यूजन है आदित्य? ओके, समझ गया, गुड, मेरे ख्याल से आप लोगों को भी समझ में आ गया हो, ओके, बाकी लोगों को। हाँ सर। सो साइज का फंडा समझ में आ गया है, बाइट क्यों है, क्योंकि इतना ज्यादा बड़ा नहीं है वो, इसीलिए बाइट में ही काम हो जाता है, किलो बाइट की जरूरत नहीं। अब आते हैं हम डेटा टाइप मॉडिफायर के ऊपर, ठीक है। अब डेटा टाइप मॉडिफायर क्या होता है, अभी तो हमने डेटा टाइप पढ़ा, डेटा टाइप मॉडिफायर कहाँ से आ गया। अब देखो, as a name implies, data type modifier are used with the built-in data type to modify the length of the data that is particular data type can hold. Okay, I repeat once again, statement अच्छे से पढ़ो, words के ऊपर ध्यान दो, बहुत ही simple है। As a name implies, data type modifiers are used with built-in data type to modify the length of the data that a particular data type can hold. Okay, जैसे for example signed,
साइंड में खाली बस पॉजिटिव वैल्यू होता है, साइंड हम लोग यूज कर सकते हैं, सॉरी साइंड में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों वैल्यू होता है, और साइंड हम लोग यूज कर सकते हैं इंटीजर, कैरेक्टर और लॉन्ग के साथ। ठीक है, इसको प्रीफिक्स करते हैं। प्रीफिक्स यानी हम लोग लिखते हैं साइंड इन, साइंड कैर या साइंड लॉन्ग। ये तुम्हें थियरी में पता होना चाहिए, प्रैक्टिकली हम इसका ज्यादा यूज नहीं करते। ठीक है, फिर आता है अनसाइंड। अनसाइंड जैसे नाम से पता चल रहा है, इसके अंदर साइन नहीं होता। साइन नहीं होता यानी नेगेटिव साइन नहीं होता है, इसमें खाली बस पॉजिटिव नंबर ही स्टोर कर सकते हैं अगर हमने अनसाइंड का वेरिएबल बनाया है तो। ओके, तो उस केस में तुम्हारा इंटीजर, कैरेक्टर और शॉर्ट के साथ तुम इसको यूज कर सकते हो। वही तुम्हें यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ था। ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है ये साइंड का एग्जांपल है, ये जो पर्टिकुलर साइज है ये अनसाइंड का साइज। ठीक है, यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर साइज है ये साइंड का साइज है, और अनसाइंड का साइज क्या हो जाएगा, और 0 to 65535। ठीक है, ये साइज हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, और 0 to इन दोनों का एडिशन। इन दोनों का एडिशन क्या होता है भाई, ऐड कर लेते हैं, रुक जाओ। 2147483648 plus 2147483647। ओके, तो ये हो जाता है रेंज। ठीक है, अगर हमने साइंड लॉन्ग लिखा तो ये रेंज हो जाएगा। ओके सर, ये डेटा टाइप मॉडिफायर फिर से समझाना ना प्लीज। ऑफ कोर्स मैं समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, तो इसमें फर्क क्या हुआ? फर्क ये हुआ कि रेंज बढ़ गया। हमें नेगेटिव नंबर का ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं होता है। ठीक है, हमें जो आंसर चाहिए रहता है, अगर तुम रियल लाइफ में देखो तो हमें सब कुछ पॉजिटिव चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए। ठीक है, चाहे कोई भी चीज हो, चाहे प्रोग्राम हो, ठीक है, या अगर हम कहीं पर बाहर घूमने जा रहे हैं या कुछ करने जा रहे हैं या किसी को अप्रोच कर रहे हैं या किसी से बात कर रहे हैं, हम हमेशा पॉजिटिव चीजों के ऊपर ही फोकस करते हैं, नेगेटिव चीजों के ऊपर फोकस नहीं करते। ठीक, उसी हिसाब से अगर तुम यहाँ पर देखोगे तो हमारा साइंड के केस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों होता है, मगर अनसाइंड के केस में रेंज ज्यादा हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में तुम्हें जो आंसर मिलेगा वो अच्छे से मिलेगा, पॉजिटिव में ज्यादा नंबर मिलेगा, बस यही होता है और कुछ नहीं होता, सिंपल है। ठीक है, तो ये हमारा अनसाइंड है, दिस इज अवर अनसाइंड। ओके, और ये जो पर्टिकुलर रेंज है वो साइंड है, साइंड। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रीफिक्स में यूज करते हैं, यानी हम लोग पहले स्पेसिफाई करते हैं। ठीक है, प्रीफिक्स यानी पहले हम लोग लिखेंगे, यानी साइंड लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग। अगर हमें साइड में अगर हमें प्रिसिशन बढ़ाना है तो हम लोग अनसाइंड यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट साइंड होता है। ठीक है, ओके, सेम यहाँ पर भी अप्लाई होता है। दिस इज अवर साइंड एंड दिस इज अवर स्पेलिंग एंड दिस इज अवर अनसाइंड। ओके, दिस इज अवर साइंड एंड दिस इज अवर अनसाइंड। तो साइंड अनसाइंड हम लोग लॉन्ग, इंटीजर और कैरेक्टर के साथ यूज करते हैं। यहाँ पर देखो स्ट्रक्चर में वही दिया हुआ है, साइंड अनसाइंड हम लोग इंटीजर, लॉन्ग और शॉर्ट। यहाँ पे शॉर्ट लिखा हुआ है, कैरेक्टर, लॉन्ग, ठीक है, उसके साथ यूज करते हैं। फिर लॉन्ग भी एक वो है वर्ड, ठीक है, मॉडिफायर, जिसमें हम लोग इंटीजर और डबल के साथ यूज करते हैं। इंटीजर के केस में वो रेंज बढ़ा देगा, जैसे तुम यहाँ पर देख सकते हो, अगर लॉन्ग हमने लिखा तो रेंज बढ़ जाता है। ठीक है, इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहा है ना वो, मगर रेंज ज्यादा है। ठीक है, और अगर हमने फ्लोट के साथ लिखा लॉन्ग तो उस केस में तुम्हारा प्रिसिशन बढ़ जाएगा, जैसे डबल के साथ, डबल फ्लोट एक ही है, प्रिसिशन ज्यादा होता है। तो लॉन्ग डबल अगर हमने लिखा तो प्रिसिशन और ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पर 8 बाइट्स ऑक्यूपाई कर रहा है स्पेस, तो लॉन्ग डबल तुम्हारा 10 बाइट ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, और प्रिसिशन और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। फिर ये शॉर्ट है जो इंटीजर के साथ यूज करते हैं। ये एक बेसिक डायग्राम है, टेबल है, इसके अंदर हम लोग अपने हिसाब से टेबल को मॉडिफाई कर देते हैं। बाय डिफॉल्ट हमारा इंट ये काम करता है, शॉर्ट वाला, तो शॉर्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। ठीक
इंच, उसके बाद अनसाइंड इंट। ओके, दिस इज अवर बाय डिफॉल्ट जो हम लोग पढ़ रहे हैं, जो वर्जन हम लोग पढ़ रहे हैं उसका ये साइज है। ये एक टेबल में तुम्हें आइडिया आ जाएगा पूरा। उसके बाद फिर थर्ड वाला लॉन्ग है ना, अनसाइंड में। रुको एक सेकंड, थोड़ा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। दिस इज अवर अनसाइंड लॉन्ग, थोड़ा ऊपर नीचे लिखना पड़ेगा शायद। दिस इज अवर लॉन्ग और ये हो जाएगा। अच्छा, तुम लोगों ने एक चीज नोटिस किया कि सारे कीवर्ड्स देखो स्मॉल में ही है, नोटिस किया? हाँ कैपिटल में नहीं है। हाँ तो वो केस सेंसिटिव होता है। सी प्लस प्लस जो हमारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो केस सेंसिटिव है। ओके, साइंड कैर, अनसाइंड कैर, चाहे तुम साइंड कैर बोलो या खाली कैर बोलो, एक ही चीज है, साइंड बाय डिफॉल्ट होता है। यहाँ पर भी साइंड इंट बोलो या अनसाइंड इंट या खाली इंट बोलो, इट इज द सेम थिंग। यहाँ पर नोटिस करो कि स्मॉल में है तो स्मॉल में तुम्हें लिखना है। फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है, दिस वी डोंट नीड। ओके, सो इंटीजर हो गया। लॉन्ग के केस में 4 इज अ साइज। ओके, एंड फिर कैरेक्टर भी सही है हमारा, अनसाइंड कैरेक्टर। ओके, फ्लोट 4 है और ये लॉन्ग डबल तुम्हारा 12 हो जाता है और इसकी जरूरत नहीं। ओके, तो हमारे लिए इतना जरूरत है बस। ठीक है, तो हम लोग लॉन्ग वार बना सकते हैं, लॉन्ग वेर, हाँ लॉन्ग वेरिएबल बना सकते हैं, बराबर। यू कैन क्रिएट ए लॉन्ग वेरिएबल अगर तुम्हें इस रेंज से ज्यादा कुछ वैल्यू स्टोर करना है। ओके, क्लियर है? तो ये कुछ डेटा टाइप है जो हम लोग यूज करते हैं। साइज इन बाइट से एक टेबल याद रख सकते हो, ये स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। तो इससे हमारा डेटा टाइप टॉपिक खत्म हो जाता है। ओके, अब हम लोग एक एक छोटा सा एग्जांपल देखें, ये सब डेटा टाइप एक एक। ओके, सो ये डिलीट करते हैं। एग्जांपल में क्या देखेंगे? चलो इंट एग्जांपल में कुछ मैक्सिमम और मिनिमम डिस्प्ले करने का ऑप्शन है क्या? शायद होना चाहिए। मैक्स नहीं, ऐसा कुछ नहीं। रेंज डिस्प्ले करने का ऑप्शन, कुछ फंक्शन नहीं है हमारे पास। हम एग्जांपल में क्या करें? हाँ, एग्जांपल में एक मल्टीप्लिकेशन का कुछ एग्जांपल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग n का स्क्वायर कर रहे हैं मान लो, ठीक है, सी आउट, या क्यूब कर रहे हैं क्योंकि क्यूब में आंसर बड़ा आता है ना। सो सी आउट, एंटर, और नंबर। CNN। ओके, अब यहाँ पर नोटिस करो कि हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें ना n का क्यूब निकालना है, तो n इंटू n इंटू n, बराबर। क्यूब ऑफ n इज n इंटू n इंटू n। ओके, हमने ये किया, ये स्टेटमेंट लिखा है। सबको समझा ये स्टेटमेंट की? मैं भी कुछ कंफ्यूजन है? सर समझा आप? ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान देंगे। पहले हम लोग एक नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अगर समझो हमने वैल्यू डाला 5, तो 5 का क्यूब होता है 125, तो तुमको आंसर इजीली मिल जाएगा जो इंटीजर में स्टोर हो जाएगा। ओके, मगर हमने अगर डाला कुछ बड़ा सा नंबर, जिस केस में रेंज ज्यादा हो जाएगा, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये ऑनलाइन तो मेरी, ठीक है, हम दूसरा ट्राई करते रहे। जैसे 25 इंटू 25 इंटू 25, ओके 15,000, ये भी स्टोर हो जाएगा। 125 इंटू 125 इंटू 125, ठीक है। ये देखो ये रेंज ज्यादा हो गया ना, 125 का क्यूब, ओके 19,000 समथिंग। अब देखते हैं कि स्टोर करता है कि नहीं। ये ऑनलाइन है तो शायद स्टोर करेगा, मगर हम लोग ट्राई करें, ठीक है। जब तक ट्राई नहीं करेंगे कैसे पता चलेगा?
125 90,000 1000 का क्यूब रूट स्टोर करने की कोशिश करते हैं या 9999 का। अरे यार क्या यार सर इसमें तो कम आ रहा है। हाँ रुक जाए। ओके अब देखो तुम्हें यहाँ पर क्या आंसर मिल रहा है, कुछ अजीब ही आंसर मिल रहा है नेगेटिव में। ऐसा होगा क्या कभी इसका क्यूब नेगेटिव में मिलेगा? नहीं नहीं नो नहीं। सर। अब ये क्यों हो रहा है पता है? क्योंकि इसका रेंज ओवरराइड हो चुका है। अभी इसका रेंज ही नहीं है कि इसका क्यूब ये स्टोर कर सके। उल्टा जा रहा है ये। ओके रेंज से ज्यादा जा रहा है। ठीक है उल्टा नहीं जा रहा, रेंज से ज्यादा जा रहा है, इसलिए गार्बेज वैल्यू मिल रहा है। ठीक है गार्बेज वैल्यू मिल रहा है। तो अगर हम इसका रेंज बढ़ाना है तो मुझे लॉन्ग यूज करना पड़ेगा। ओके अब लॉन्ग के वजह से मुझे आंसर मिलेगा 9999 का क्यूब। ठीक है मिला। हाँ ठीक है अब देखते हैं कि ये सही है कि गलत। 9999 इंटू 9999 इंटू 9999 सही है। देखो कंपेयर करो। हाँ सर 999 999 7 000 2 9999 बराबर। हाँ ठीक सर है तो जब हम लोग फर्स्ट केस यूज कर रहे थे इंटीजर तो उस केस में हमें इसका क्यूब नहीं मिल पा रहा था। क्यों? क्योंकि रेंज से ज्यादा जा रहा था वैल्यू। ओके जब हमने मॉडिफाई किया उसे लॉन्ग यूज किया तो ऑटोमेटिकली देखो रेंज बढ़ गया उसका, है ना। तो ये फायदा होता है डेटा टाइप का, अलग अलग डेटा टाइप। ओके अब सेम एग्जांपल हम लोग को पाई के वैल्यू के लिए ले सकते हैं। ठीक है फ्लोट पाई एक वेरिएबल हमने बना दिया है। सी आउट पाई इज पाई इन फ्लोट इज। ठीक है हमने फ्लोट डेटा टाइप लिया है तो देखते हैं कि वैल्यू क्या मिलता है। ओके पाई मेरे ख्याल से 22/7 है राइट। यस सर। ओके मगर यहाँ पर 22.0 और 7.0 लिखना पड़ेगा। क्यों? कोई रीजन बताएगा? फ्लोट है ना। फ्लोट है इसीलिए, क्योंकि अगर हमने यहाँ पर 22 और 7 लिखा तो वो इंटीजर कंसीडर करेगा। ओके मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो मैंने अगर 22 और 7 लिखा ना तो उस केस में इट विल कंसीडर इट एज एन इंटीजर और तुम्हें आंसर मिलेगा 3। ठीक है देखो 3 मिला। पाई इन फ्लोट इज 3 मगर क्या 3 आंसर है? नो नहीं ना 3 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। तो पॉइंट के लिए हमें यहाँ पर 0.0 लिखना पड़ेगा। समझ गए? ठीक है यस ठीक है 0.0 अब हम डिवाइड करते हैं। देखो आंसर हाँ सर 3 पॉइंट। अभी कहाँ तक गया ये? सिर्फ 5 डिजिट तक गया बराबर पॉइंट के बाद। ओके अब समझो हमें पॉइंट के बाद 5 से ज्यादा डिजिट चाहिए। ठीक है 5 से ज्यादा चाहिए तो उस केस में मैं पाई 2 बनाता हूँ एक, और जो बनाऊंगा मैं डबल टाइप का। ठीक है डबल टाइप। ठीक है डेटा टाइप डबल रहेगा। डबल में भी फ्लोट वैल्यू स्टोर होती है। ठीक है सो पाई इन डबल इज पाई इन डबल इज। अब देखते हैं आंसर क्या मिलता है। ठीक है सर एंडल डाल दो। अब सेम ही मिला यार यहाँ पर तो आंसर हाँ सेम नहीं मिलना चाहिए था। रुक जाए अब हम ट्राई करते हैं लॉन्ग डबल। डेटा टाइप मॉडिफायर है ना लॉन्ग डबल। ठीक है शायद हम लोग यहाँ पर इसको डिवाइड कर इसीलिए ऐसा मिल रहा है। हम स्टोर करके देखते हैं इसको। और करना है सर। हाँ स्टोर करके देखते हैं। ठीक है 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0। ठीक है हम स्टोर करते हैं। यहाँ पर भी सेम चीज करते हैं इक्वल टू 22.0 डिवाइडेड बाय 7.0। ओके और यहाँ पर हम डायरेक्टली वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे। ओके पाई और यहाँ पर डिस्प्ले कर देंगे पाई 2। समझ रहा है क्या किया मैंने चेंजेस? यस सर। आप स्टोर कर रहे हैं तो मैं डबल में पहले स्टोर करके देखता हूँ कि वर्क कर रहा है। ओके कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लॉन्ग डबल में ट्राई करता हूँ मैं।
ओके, अगेन कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम दो वेरिएबल बना सकते हैं। रुक, थोड़ा अलग अप्रोच ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं n, जिसमें 22 स्टोर किया है हमने। दूसरा वेरिएबल बनाते हैं d, डिनोमिनेटर 7 स्टोर किया है, सर ठीक है। और यहाँ पर हम पाई के अंदर देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं। n डिवाइडेड बाय d, ओके। अब हम जरा पाई की वैल्यू डिस्प्ले करते हैं, सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करते हैं। सर पॉइंट में नहीं डालेंगे वैल्यू? सर 0.0 फ्लोट में ना तो जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी डाल देता हूँ। इंटीजर वैल्यू में आएगा पर वो सर। हाँ हाँ, इसीलिए डाल देता हूँ। n2 इक्वल्स टू 22.0 और d2 इक्वल्स टू 7.0 और यहाँ पे कॉमा i2 इक्वल्स टू n2 डिवाइडेड बाय d2, ओके। अब देखते हैं कि कुछ चेंजेस हो रहा है कि सेम आंसर आ रहा है। फाइन, क्या बोल रहा है ये, अच्छा लॉन्ग n, अच्छा ये n, हाँ देखो एक एरर हमें पता चल गया कि अगर हमने एक वेरिएबल बनाया तो सेम वेरिएबल अदर डेटा टाइप में सेम प्रोग्राम में नहीं बना सकते। तो यहाँ पर वेरिएबल का नाम कुछ और लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नम, यहाँ पर ही वेरिएबल नेम चेंज करेगा, ठीक है। नम नम इनटू नम ओके, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अभी छोड़ दो, ये कंप्यूटर आर्किटेक्चर इसका ऐसा होगा कि जिसके वजह से प्रॉब्लम, ठीक है। तो खाली बस थियरी के लिए पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, जो टेबल है हमारा कि रेंज ज्यादा होता है, प्रिसिशन ज्यादा होता है, ठीक है। थियरी पॉइंट ऑफ व्यू याद रखो, ओके। फिलहाल हमने ट्राई तो किया मगर कुछ आउटपुट नहीं मिल रहा। हम एक बार जब हमारा टर्बो C++ इंस्टॉल करेंगे ना, उसमें ट्राई करेंगे, ठीक है। हाँ सर। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर सेशन पे। किसी को अभी तक कुछ डाउट्स है, क्योंकि हमारा टोकन हो चुका है, आज टोकन खत्म, ठीक है। नेक्स्ट प्रोग्राम से हम लोग सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे। तो किसी को कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? साइज ऑफ हमारा पहले हो चुका है। हाँ, ये वाला लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा, कल वाला भी मैंने कर दिया था चैनल। किया है सर। एनीवन, एनी क्वेश्चन? नो सर। नहीं तो पैक करें फिर हम लोग। सर आपने आपके चैनल का लिंक किधर अपलोड किया? सर हाँ टेलीग्राम, ये देखो टेलीग्राम पे किया है ना सर? टेलीग्राम में किया, रुको बता देता हूँ। सर व्हाट्सएप पे भी कर ये देखो, ये रहा, ठीक है। ये चैनल का लिंक है और कल मैंने पार्ट 3 भी अपलोड कर दिया था लेक्चर का। प्लेलिस्ट में अगर तुम देखोगे तो टोकन्स में अभी 3 वीडियोस है। C++ टोकन्स में अभी ये देखो यहाँ पर 3 वीडियोस है, 1 2 3, ठीक है। जिसमें बाइनरी ऑपरेटर कल मैंने अपलोड किया था, हाँ ओके। आज वाला भी मैं अपलोड कर दूंगा 4th, जिसमें डेटा टाइप हमने डिस्कस किया मैक्सिमम और कंडीशनल ऑपरेटर डिस्कस किया, ठीक है। ओके सर। और किसी को कुछ डाउट है? एनीवन, एनी क्वेश्चन? सर तो आज ये पीडीएफ भेज दोगे ना आप टोकन? हाँ, आज ये पीडीएफ भेज दूंगा क्योंकि हमारा हो गया ना टोकन्स। तो ये टोकन्स का जो है पूरा पीडीएफ है, इसको अच्छे से मैं फॉर्मेट करके मैं भेज दूंगा, इसको अपलोड कर दूंगा आज ग्रुप, ठीक है। यस सर। और किसी को कोई क्वेरी? नो सर। ठीक, No, ठीक है, sir. तो पैक करते हैं। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। बाय सर। बाय चिंचन।